स्टार्ट करें फिर। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हमें समझ आ चुके हैं। अरे पीछे से तो लिखा ही निकल आई, मैं कहा शायद पीछे से साफ स्लेट निकले, लेकिन पीछे कोई अजीम आदमी को अजीम डायग्राम बनाता रह गया मुझे लग रहा है। हमारे पास तो डस्टर भी नहीं है, वहाँ पड़ा हुआ है। एक बड़ा यूनिक किस्म का टॉपिक एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर समझ लिए हैं, हमने कंट्रोल समझ लिए, हमने बाकी सारी चीज़ें समझ ली हैं। जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा रहे होते हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हुए आप सम टाइम अपनी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी मैथमेटिकल सेंस को यूज़ कर सकते हैं, आप अपने मैथमेटिकल जो अंदाज़ा है, जो चीज़ों को समझने का अंदाज़ा है, उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले जब मैं क्लास को इस तरह से देख रहा था और मैं सोच रहा था कि चाय कितनी मंगवानी पड़ेगी और मैं एक एस्टीमेट लगाना चाह रहा था, तो मैंने आपसे अंदाज़ा लिया तो आप लोगों ने बताया कि 40 रुपये की चाय है। फिर मुझे ये पता है कि यहाँ पे इस साइड पे 6-6 बच्चों की कुर्सी और उस साइड पे भी 6-6 बच्चों की कुर्सी हैं, तो थोड़ा सा रफली अंदाज़ा लगा रहा था कि हाँ भाई औसतन हर रो में कितने बच्चे गायब लग रहे हैं और कहाँ तक क्लास पहुँची हुई है। तो कहीं ना कहीं 10 × 2 माइनस उतने करके एक रफ अंदाज़ा लगाया, इतने बच्चे होंगे, उसको 40 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट काफ़ी बड़ी नज़र आई, घबरा गया और आपके अंदर का इंसान जगाने की कोशिश की। इंसान नहीं जागा, वो खर्चा जो है वो करना पड़ गया। लेकिन कहने का मतलब है कि मैंने जो अंदाज़ा लगाया दैट वाज एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर ये है जिसमें आप मैथमेटिकल रीजनिंग को यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल वर्किंग को यूज़ करते हैं और उसकी बेस पे अंदाज़ा लगाते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। ये डिटेल प्रोसीजर्स नहीं होते, ये शॉर्टकट प्रोसीजर्स होते हैं। इन शॉर्टकट प्रोसीजर्स में आप अपने दिमाग को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि क्या मुझे जवाब समझ आया या नहीं आया। वंस आपको एनालिटिकल प्रोसीजर समझ आ जाए तो किसी भी एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने का जब आपको कहा जाए, आप उसमें जहाँ जहाँ मैथ है वहाँ आके अपना वैरायटी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा मज़ेदार सा प्रोसीजर होता है जब हम एक एंटिटी में पेरोल एक्सपेंस को वेरीफाई कर रहे होते हैं कि पेरोल कितना हुआ। अब एक एंटिटी के अंदर पता लगा 1700 तो एम्प्लॉइज़ हैं, उन 1700 एम्प्लॉइज़ में से किसी को ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, किसी को कम तनख्वाह मिल रही है, कोई किसी स्केल पे, कोई किसी स्केल पे, किसी का प्रोविडेंट फंड ज़्यादा है, किसी का प्रोविडेंट फंड कम है। आप उन 1700 एम्प्लॉइज़ में से 100 एम्प्लॉइज़ के ऊपर भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा देंगे तो भी पेरोल की जो कंप्लीटनेस है वो शायद वेरीफाई ना हो। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जी लास्ट ईयर लास्ट मंथ में क्या हुआ था। लास्ट ईयर जो लास्ट मंथ था उसमें हमारा पेरोल था, फर्ज करें हम लोगों ने जो खर्च किया था वो था 37 मिलियन। लास्ट ईयर के लास्ट मंथ में हमारा जून का खर्चा था 37 मिलियन। एजम्पशन ले लेते हैं कि इस साल कोई चेंज नहीं आया होगा। अब हम दिमाग में ना एक अमाउंट बनाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि कोई चेंज नहीं आया, तो इस दफ़ा मल्टीप्लाई पे 12 होना चाहिए। फिर पूछा मैनेजमेंट से कि हाँ भाई को बोनस वगैरह दिया, उन्होंने कहा साल में एक दफ़ा बोनस दिया। उन्होंने कहा आपको एम्प्लॉइज़ वाइज डिटेल दें, हमने कहा वो तो दे दें लेकिन टोटल बताएं कितना दिया। उन्होंने कहा हमने 150 मिलियन का बोनस भी दिया। आपने इस अमाउंट में ऐड कर दिया 150 मिलियन। फिर आपने कहा साल में कितने लोग छोड़ के गए, उन्होंने कहा 22 लोग छोड़ के गए हैं और उनकी डिटेल उन्होंने दे दी। उन 22 लोगों की कितनी सैलरी है मल्टीप्लाई बाय कितने महीने वो नहीं रहे, क्योंकि मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, उन सबको भी जो छोड़ के गए वो भी मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। तो मैंने इसमें से लेस कर दिया जो 22 लोग छोड़ के गए हैं, जो लीवर्स हैं उनके मैंने फॉर एग्जांपल बन रहे थे 4.7 मिलियन, वो मैंने उसमें से माइनस कर दिया। फिर पूछा कितने नए लोगों ने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा जिस दफ़ा हमारी पॉलिसी ये थी कि हमने साल के आखिरी महीने में लोगों को ज्वाइनिंग दी है तो हमें तकरीबन 100 लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन वो एक महीने के लिए रहे हैं। तो हमने क्या किया, उन 100 लोगों की जो तनख्वाहें हमें पता लगी हमने वो 1 मंथ की उसमें ऐड कर दी, तो पता लगा कि वो 100 लोगों की तनख्वाह थी फ़र्ज़ करें 8 मिलियन और एक अमाउंट तक पहुंच गए। क्या बनता है 37 × 12 कितना है 444 पूरा। इसमें 150 ऐड हो गया और 4.7 माइनस हो गया और 8 मिलियन ऐड हो गया 5.3।
1700 एम्प्लॉयज़ के ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी कि डिटेल सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने से पहले ही मुझे रफली अंदाज़ा हो गया है कि इनकी टोटल पेरोल की कॉस्ट इस दफ़ा इसके आसपास होनी चाहिए। हो सकता है किसी के एक आध महीने की तनख्वाह ना मिली हो सकता है कोई एक आध पहले महीने छोड़ गया हो सकता है किसी का प्रोविडेंट फंड कभी मसला कर गया हो, तो एरर आ जाएंगे। लेकिन कितने एरर आ जाएंगे? लाख के, 2 लाख के, 4 लाख के? ये नहीं कि फर्ज करें मैं क्लाइंट से कहूँ आपके पास कितना रिकॉर्ड हुआ है, उन्होंने कहा 600 मिलियन, मैं कहूँगा हाँ ठीक है सही है, इतने की तो खैर है, मैंने भी तो रफ अंदाज़ा ही लगाया था। तो अगर 600 मिलियन में मेरा उनसे 2.7 मिलियन का डिफरेंस आया है, ठीक है, तो 6 मिलियन का 1%, ये 600 मिलियन का 1% कितना बनता है? 6 मिलियन। डिफरेंस उतना भी नहीं है, उसका भी हाफ है। टेक्निकली आप 1700 एम्प्लॉयज़ में से 100 पे जो मर्जी भी काम कर लें, आप कंप्लीटनेस से वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रोसीजर ने क्या कर दिया? कंप्लीटनेस वेरीफाई कर दी। उन्होंने 600 मिलियन का मुझे अंदाज़ा हो गया कि सही कह रहे हैं, उन 600 मिलियन का मैंने एक्यूरेसी वेरीफाई कर दी, मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप सही कर रहे हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? जब किसी जगह कोई मैथमेटिकल चीज़ों में लिंक पाया जाता है तो आप उसको एक्सप्लॉइट करें, उसको वर्कआउट करें, उसको वर्कआउट करके एक नतीजे पे पहुंचे, उस नतीजे पे पहुंचने के बाद आप ज़्यादा बेहतर एश्योरेंस दे सकते हैं उस एरिया के ऊपर। तो एनालिटिकल कहते हैं कि ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप यानी कि जो पॉसिबल रिलेशनशिप है न्यूमेरिकल फाइनेंशियल डाटा और नॉन फाइनेंशियल डाटा या फाइनेंशियल डाटा एंड फाइनेंशियल डाटा का आपस में ताल्लुक। तो वही वाली बात है कि अगर किसी भी जगह आपको कोई चीज़ वेरीफाई करनी है और उसमें एक मैथमेटिकल पैटर्न पाया जाता है तो आप रफली अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कॉलेज के टेस्ट ऑफ डिटेल्स तो आपने नहीं किए होते, लेकिन आप क्या करते हैं, आप ऐसे मुड़ के देखते हैं कमरे में इतने बच्चे बैठे हैं, फिर सोचते हैं अच्छा 30% तो एब्सेंट होते होंगे, आप उतनों में 30% की एडजस्टमेंट करते हैं, फिर उतने बच्चों को एक खास फीस से मल्टीप्लाई करते हैं और एक खास अंदाजे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि कॉलेज की इतनी इनकम रही होगी। ये जो आप हरकत कर रहे होते हैं इसे एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर जैसे, लेकिन कभी ये नहीं गिनते कि अच्छा क्लास में इतने एसी हैं, फिर घर में मेरे अगर एक एसी लगा हुआ है तो महीने में इतना बिल आता है, तो अगर इस क्लास में 5 एसी लगे हुए हैं और मेरे घर से ज़्यादा इस क्लास का चलता है एसी, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा और उस बिल के साथ ऐसे करूँगा तो कॉलेज में अगर 55 एसी लगे हुए हैं, 60 एसी लगे हुए हैं, तो ऐसे करके हाँ कॉलेज का 16 लाख तो बिजली का बिल आ जाता होगा महीने का, तो करोड़ तो 6 महीने का इनका यही लग जाता होगा। ये हिसाब कभी भी नहीं करते। बच्चे नज़र आते हैं, एसी नज़र नहीं आते, टीचर नज़र नहीं आते, किराए नज़र नहीं आते। तो एनालिटिकल प्रोसीजर वो चीज़ है जिसमें विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स आप डाटा पकड़ के मैथमेटिकली उसको वेरीफाई करके अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। कब कब करते हैं? फर्स्ट सम टाइम आप किसी एरिया को वेरीफाई करने के लिए, जैसे मैंने रेगुलर क्लास में एग्जांपल दी थी कि एक जगह पे आप 1-3 कीजिएगा ज़रा, मैंने एक रेगुलर एग्जांपल दी थी कि एक क्लास है और एक बिल्डिंग है, उसमें 100 कमरे हैं, वो 12 महीने किराए पे चढ़ी रही है और 5,000 उसका किराया था। क्लाइंट की कदर इनकम है, क्लाइंट ने एक बिल्डिंग ली हुई है और उसका हर कमरा 5-5 हज़ार किराए पे चढ़ाया हुआ है। पूरे साल उनकी बिल्डिंग किराए पे चढ़ी रही है और उनका किराया स्टैंडर्ड था 5,000 और बिल्डिंग में 100 कमरे हैं। तो 100 कमरे 12 महीने तक 5,000 अगर किराया देंगे तो आपने रफली अंदाज़ा लगाया 6 मिलियन। क्लाइंट से पूछा जरा मुझे लेजर दिखाओ, उन्होंने दिखाया 5.98 मिलियन। डिफरेंस था 20,000 का 60 लाख के एरिया में। आपने कहा ठीक है खैर है, इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, हो सकता है 1-2-3 महीने में कुछ ऊपर नीचे हुआ हो। तो टेक्निकली आपने ये अदर इनकम 5 मिनट में एक झटके से उसको मैथमेटिकली कंफर्म कर लिया कि बात सही है। हाँ, आप हर एरिया को देखेंगे, आप इस 5,000 को वेरीफाई करेंगे, 5,000 वाकई 5,000 है। इस 12 को देखेंगे कि क्या 12 के 12 महीने ये बिल्डिंग किराए पे चढ़ी रही है। इस 100 कमरों को जरूर देखेंगे कि क्या उस बिल्डिंग में जब आप ध्यान से देखें तो आपको 100 कमरे ही नजर आते हैं या नहीं नजर आते। बात समझ रहे हैं? तो आपने क्या किया, एनालिटिकल प्रोसीजर से लाइट ऑन कर दीजिएगा 1-3। एनालिटिकल प्रोसीजर से आपने किया ये कि आपने न्यूमेरिकल एक्यूरेसी वेरीफाई कर ली। तो इस वक्त एनालिटिकल प्रोसीजर ने एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर का काम किया। एनालिटिकल प्रोसीजर 3 जगह इस्तेमाल होते हैं। जब क्लाइंट आपके सामने, जब आप पहुंचते हैं और क्लाइंट आपके सामने ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स रखता है तो आप क्या करते हैं, आप उसके डिफरेंट एरियाज उठा के उस पर रेशियो एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है ये इंडस्ट्री में हर दफ़ा जीपी 40% होता है, तो आप उनका सेल पकड़ के 40% से मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा लगाते हैं कि जीपी इतना होना चाहिए, और जब उनके जीपी से मैच करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि इतना डिफरेंस कैसे आ गया। तो फिर पता लग जाता है कि या सेल में गड़बड़ होगी या कॉस्ट ऑफ सेल में गड़बड़ होगी।
आप डेटर टर्न अराउंड टाइम आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में 15 दिन होता है। आपने डेटर पकड़े, सेल की अमाउंट पकड़ी, क्रेडिट सेल्स की, उनकी रेशो निकाली, जो रेशो निकाली आपके पास जो जवाब आया वो काफ़ी डिफरेंट था जो कि हर साल इनका टाइम होता है उससे। तो आपको फ़ौरन से शक होना शुरू हो गया कि ये जो हरकत कर रहे हैं थोड़ी सी मशकूक है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं रिस्क असेसमेंट के वक्त। जब एंटिटी की आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं और इनसे ट्रायल लेते हैं तो आप उसी वक्त उस पर रफ अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन कौन सी फिगर्स मुझे अजीब सी लग रही हैं। दूसरा, आप इसको कब इस्तेमाल करते हैं? एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। हर वो एरिया जिसमें एक मैथमेटिकल वर्किंग पाई जाती है उसको वेरीफाई करने के लिए आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एंटिटी में आए और आपको बताया गया कि जी इस दफ़ा हमारे जनरेटर के एक्सपेंसेस इतने रहे हैं। अब आपको पता है कि इस साल गर्मियों में औसतन ये हुआ कि तकरीबन दिन में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं गई और कुछ दिनों में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं गई, कभी कभी ज़्यादा लंबी लाइट भी चली गई। तो आपने एक रफ एवरेज लगाई कि हाँ भाई 3 घंटे लाइट गई जाती थी औसतन, और पता ही लगा कि एंटिटी के जो ऑपरेटिंग डेज थे साल में वो थे फ़र्ज़ करें 360, बल्कि 360 नहीं 300, छुट्टियां वगैरह आपने माइनस करके देखा तो आपको अंदाज़ा हुआ कि ये एंटिटी 300 दिन चली है, औसतन 3 घंटे लाइट गई है। इनका जनरेटर 1 घंटे में फ़र्ज़ करें 15 लीटर पेट्रोल पी जाता है, और पेट्रोल की प्राइस पूरा सेशन कम ज़्यादा होती रही लेकिन औसतन 270 पे रही थी कहीं। तो 300 दिन 3 घंटे 15 लीटर 270 के हिसाब से इस्तेमाल हुआ, क्या अमाउंट आई? कितना? 3,645,000। आप मैथमेटिकली एक रफ अंदाजे पे पहुंच गए। अब क्लाइंट जब आपको बताएगा और वो कहेगा 37 लाख तो आपको ओके ओके वाली फील आएगी, लेकिन क्लाइंट अगर कहेगा 2 मिलियन तो आप थोड़ा सा तड़प से जाएंगे कि नहीं यार ये क्या बात है। हाँ, हो सकता है मेरी इन अमाउंट्स में गड़बड़ हो सकता है उन्होंने पेट्रोल सस्ते में 250 का लेके रखा हुआ किसी टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे, हो सकता है दरमियान में उन्होंने उसकी मेंटेनेंस कराई हो और ये एवरेज जो है वो 13 पे चली गई हो सकता है उन्होंने साल में कुछ दिन ज़रा ज़्यादा छुट्टियाँ की हो सकता है कभी बीच में ऐसा हो कि बहुत बड़े बड़े टाइम तक लाइट ही ना गई हो। तो अगर मेरी ये अजम्पशंस अच्छी सिक्योर हो जाएंगी तो फिर मैं किसी एरिया के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाते हुए भी एक्यूरेसी को वेरीफाई कर पाऊंगा। आप समझे एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? चूंकि जनरेटर के अंदर ये पैटर्न था लेकिन मार्केटिंग पे कितना खर्चा हुआ इसमें कोई मैथमेटिकल पैटर्न नहीं है। हाँ, सेल्स पे कमीशन कितने दिए गए, शायद वो 2% आपने रेट तय किया वो, तो आप सेल्स पकड़े एवरेज, उसको 2% से मल्टीप्लाई करें, आप रफली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमीशन कितना रहा होगा। इंटरेस्ट इनकम वेरीफाई करना हो, एक्सपेंस वेरीफाई करना हो, ओपनिंग बैलेंस पकड़ा, क्लोजिंग पकड़ा, आउटस्टैंडिंग डेज पकड़े, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पकड़ा, मार्कअप पकड़ा, रेट लगाया, एक रफ अंदाजे तक पहुंच गए। तो एनालिटिकल प्रोसीजर दूसरे कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं? दूसरे लेवल पे एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के 2 नाम हैं। जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं तो उसे कहते हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और जब इसके अलावा बाकी प्रोसीजर लगाते हैं तो उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो अगर कहीं किताब में लिखा हो ना टेस्ट ऑफ डिटेल्स तो समझ जाइएगा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का जिक्र हो रहा है। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर का अदर देन एनालिटिकल प्रोसीजर नाम होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के वेरीफाई करते हैं तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो मजे की बात है कि जो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर हैं वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको एश्योरेंस भी दे रहे हैं और बाकी प्रोसीजर्स को कंफर्ट भी दे रहे हैं। तो सम टाइम फॉर एग्जांपल ईयर एंड पे स्टॉक काउंट में ये जो ऑयल्स वगैरह की जो कंपनियां होती हैं इसमें अक्सर ये होता है कि एक प्रोसीजर होता है कि आप उनके ड्रम पे ऊपर चढ़ के वहाँ से एक डिप डालते हैं और देखते हैं कि वो जब डिप अंदर जाके ज़मीन से टकराई तो वो कितनी गीली थी। उससे आपको हाइट का अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी हाइट तक का ऑयल है, फिर आपको उसका सर्कमफ्रेंस और बाकी चीज़ें पता हो तो आप मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करके एक रफली अंदाजे तक पहुँच जाते हैं। फिर देखते हैं उनके रेडार पे कितना आ रहा है, रेडार भी मेजरमेंट बता रहा होता है, फिर देखते हैं उनके रिकॉर्ड में कितना आ रहा है। अगर ये तीनों कोरॉबरेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्ट मिल जाती है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर इस्तेमाल हुए सब्सटैंटिव प्रोसीजर के तौर पे। तीसरा ये कब इस्तेमाल होते हैं? एंड ऑफ ऑडिट के करीब। एंड ऑफ ऑडिट पे जब पार्टनर देखना चाह रहा है कि टीम ने सही काम किया नहीं किया तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है। अच्छा, सेल 30% बढ़ गई है, डेटर क्यों नहीं बढ़े? अच्छा, अगर 400 मिलियन की नई इन्वेस्टमेंट आई है तो इसके पैसे कहाँ से आए थे? उन्होंने कहा जी शेयर इशू हुए थे। अच्छा, शेयर इशू हुए थे तो डिविडेंड कितना बढ़ा है? अच्छा, बैंक का बैलेंस कितना बढ़ा है? इंटरेस्ट कितना बढ़ा है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गई है
400 मिलियन से, या 25% इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गई है तो फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी 25% बढ़ जाना चाहिए। तो एंड पे पार्टनर रादर देन गहराई में उतरे, वो एरियाज को मैथमेटिकली एक दूसरे के साथ वेरीफाई कर रहा होता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर 3 जगह इस्तेमाल होते हैं, ये बात याद रहेगी। अब एनालिटिकल प्रोसीजर जब इस्तेमाल करने हैं तो क्या एहतियात करनी है? सबसे पहले ये देखना है कि क्या सूटेबिलिटी भी है, आप खामखा मैथ तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, शायद मैथ बनती ही नहीं उस एरिया में। अब मार्केटिंग एक्सपेंस कितना होना चाहिए, शायद उसमें मैथ नहीं है, लेकिन जनरेटर का ऑयल कितना है, इसमें मैथ। स्टूडेंट की फीस में मैथ हो सकती है, लेकिन शायद कॉलेज के कैंटीन के एक्सपेंस में शायद बहुत ज़्यादा मैथ ना हो। तो अगेन कुछ जगह मैथ ज़्यादा होगी, तो सूटेबिलिटी देखनी है। फिर देखना है आपका सोर्स डाटा क्या है, उसकी एक्यूरेसी देखनी है। फिर देखना है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी प्रिसाइज है। अगर तो पूरे साल एक ही लोन रहा और पूरे साल कोई चेंज नहीं आई और एक ही इंटरेस्ट रेट है, तो अब जो मेरा जवाब है वो बहुत एक्यूरेट है। लेकिन इस तरह की जगह जहाँ मैंने बहुत औसतें ली हैं, तो मेरा जवाब उनके जवाब से काफ़ी फ़र्क हो सकता है। अगर मैंने कहा जीपी नॉर्मली 40% के आसपास होता है और उनकी सेल को जीपी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कोई बहुत एक्यूरेट बात नहीं है। लेकिन 15% इंटरेस्ट रेट 1 बिलियन के लोन पे अगर पड़ा तो क्या जवाब निकलना चाहिए, ये बहुत एक्यूरेट बात है। तो जितनी आपकी कैलकुलेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज होगी, जितना डाटा आपको टूट टूट के मिला होगा, डिसएग्रीगेट होके मिला होगा, जितना श्योर होगा, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने जवाब पे। आपने जो जवाब निकाला उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, एक्सपेक्टेशन, और जो उन्होंने लिखा हुआ है उसको कहते हैं रिकॉर्डेड अमाउंट। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रिकॉर्डेड अमाउंट, डिफरेंस देखेंगे। कितने डिफरेंस पे बहस करनी है डिपेंड करता है मैं कितना एक्यूरेट था। अगर मैं बहुत एक्यूरेट था तो अब मैंने डिफरेंस पे लड़ पड़ना है, और अगर मैं खुद भी बहुत ही रफ अंदाजे लगा रहा था तो डिफरेंस बड़ा छोटा हो सकता है। ये बात समझ आई? एनालिटिकल प्रोसीजर्स जब इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा यूज आ जाता है रेशियो एनालिसिस का। रेशियो एनालिसिस आप अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत सारी जगह बहुत सारी रेशियोज होती हैं। डेटा टर्न अराउंड टाइम इस तरह से है, नेट प्रॉफिट रेशियो ये है, करंट रेशियो ये है, क्विक रेशियो ये है। अगर आपको अंदाज़ा हो कि एक एंटिटी की करंट रेशियो नॉर्मली 3:1 होती है, फर्ज करें अगर आपको बताओ आप एक एंटिटी का पिछले 6 साल से ऑडिट कर रहे हो और आपको पता है कि इनका करंट एसेट रेशियो जो है वो 3:1 रहती है, जो करंट रेशियो है, करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी। तो अब आप क्या करेंगे, आप इनके करंट एसेट पकड़ेंगे और रफली अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि करंट लायबिलिटीज़ कितनी होनी चाहिए। फिर मैच करेंगे, अगर करीब करीब आ गए तो आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ज़्यादा चले जाएंगे। तो आप रेशियोज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक टिपिकल सवाल आईकैप का ये हो सकता है कि वो आपको पेपर में आके कहे कि एक एरिया है, उस एरिया में ये मैथ है, बताओ उस एरिया को एनालिटिकली कैसे वेरीफाई करें। तो जो उन्होंने कंटेंट्स बताए हैं उनको समझ के उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप एक रफ अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ ये चीज़ इतने लेवल पे हो रही होगी। दूसरा सवाल आईकैप किस तरह का पूछ सकता है कि वो आपके सामने रख दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन कौन सा एरिया अजीब सा लग रहा है। तो हो सकता है आप देखें कि सेल कितना बड़ा है, डेटर्स कितना बड़ा है, क्रेडिटर्स कितने बड़े हैं, और आपस में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि अरे ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि सेल्स बढ़ रही है 40% और डेटर बढ़ा 10%। तो हो सकता है रीज़न ये हो कि कैश सेल बढ़ गई और क्रेडिट सेल्स नहीं बढ़ी। लेकिन क्रेडिट सेल्स 40% बढ़ रही है तो असूलन डेटर्स को भी 40% बढ़ना चाहिए। तो पेपर में अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो उसके लिए आइडियल तरीका ये है कि आप उन्होंने जो 2 कॉलम दिए, साथ एक तीसरा कॉलम बनाए उन दोनों के डिफरेंस का, चौथे में उसकी परसेंटेज निकालें और अब एरिया बाय एरिया चलें कि ये इतना परसेंट बढ़ रहा है, ये इतने परसेंट कम हो रहा है, ये इसकी ये वजह हो सकती है, इसकी ये वजह हो सकती है। एक ज़माना होता था कि एक अपने टॉपिक डाला हुआ था, लेकिन सीए फाइनल में वो इसके सवाल न्यूमेरिकली पूछता था, लेकिन यहाँ थ्योरेटिकली पूछता था। तब से हमें डर लग रहा होता था कि कोई पता नहीं वो न्यूमेरिकली पूछ ले। तो मैं उस वक्त भी क्लास में प्रैक्टिस कराता था कि हम इसको न्यूमेरिकली भी समझने की कोशिश करें। आईके अपने तकरीबन 2 एक सवाल इस तरह के हमारे कैफ लेवल पर भी पूछ लिए हैं, जिसमें उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए और आपसे उसके ऊपर एनालिसिस करवा लिया। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास वक्त कम होगा, तो होगा ये कि 2 सवाल सीए फाइनल के फॉर एडिशनल प्रैक्टिस उस गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे और बाद में ये यूट्यूब पे भी आ जाएंगे। जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो जो जो चीज़ें हमने गूगल ड्राइव पे अलग से डाली हैं वो हम यूट्यूब में भी वो वाली वीडियोस ऐड कर देंगे। तो एक तो वो गूगल ड्राइव पे वो अलग से वीडियोस आ जाएंगी सीए फाइनल के सवाल,
दूसरा, अभी जब आप ड्राफ्टिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी आपकी चैप्टर 5 पे ज़्यादा डिबेट चल रही होगी, और फिर जब एनालिटिकल प्रोसीजर्स आएंगे तो हो सकता है वो उस पर एक आध सवाल आपको ऑन द स्पॉट कराएं और एक आध इसी तरह से वीडियो या किसी भी फॉर्म में आपको कैफ का शेयर करें। तो सीए फाइनल का फॉर एडिशनल प्रैक्टिस है, कैफ का फॉर रेगुलर प्रैक्टिस है। चूंकि ड्राफ्टिंग सेशन है तो मैं अलग से कैफ की प्रैक्टिस मैं नहीं दे रहा, लेकिन सर उसामा उसको आपको कैफ के सवाल की एक प्रैक्टिस एक एक्सेल की शीट के ऊपर उन्होंने वर्किंग की होगी वो दे देंगे, और साथ में मेरी 2-3 वीडियो शेयर हो जाएंगी। तो आपके पास एक डाटा आ जाएगा कि इस तरह का सवाल अगर पेपर में आए तो हमने उसको किस तरह से डील करना है, उसको किस तरह से देखना है। क्या ये सारी बात आपको समझ आ रही है? पक्की बात है। एरिया मज़ेदार है, लेकिन वही वाली बात है कि हमारे पास उतना वक्त भी नहीं है, और दूसरा आप लोग भी शायद उतनी देर तक मुझे बर्दाश्त ना कर पाएँ। आप शायद बर्दाश्त कर लें, लेकिन आपसे बाद वाले जो है वो शायद बर्दाश्त ना कर सकें। तो ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बाद में ड्राफ्टिंग सेशन भी है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। 1-3 ऑफ कर दें ताकि जो है ना मैं चैप्टर की इंग्लिश तो दिखा ही दूँ। एनालिटिकल प्रोसीजर मस्ट बी यूज्ड कहाँ? ऑडिट प्लानिंग स्टेज पे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और आपको हाई रिस्क की एरिया समझ आ जाए। दूसरा कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पे, ताकि आप एक अंदाज़ा लगाएं कि क्या पॉसिबल मटेरियल में स्टेटमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। तीसरा, एट द एंड ऑफ ऑडिट जब आप ओवरऑल रिव्यू कर रहा होता है पार्टनर, तो वो उस वक्त समझ सकते हैं लें जी, किस्मत से नहीं लड़ सकते, तो अब आपको फौरन से समझ आ गया कि अब आपने क्या करना है। जितनी देर तक इसने ऑन होना है, रीस्टेट होना है, तो तब तक जो है ना वो बात हमारे हाथ से निकल गई होनी है। तो मैं इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा था ये सोच के कि आपको घर जाके ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप घर जाके हल्की फुल्की दिक्कत जी नहीं, उधर से तो मैं पढ़ लूँगा, मैं ज़बानी भी पढ़ लूँगा। मैं असल में ये था कि आप साथ साथ देख लें। ठीक है जी, ये तीन बातें समझ आ गई। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? रिस्क असेसमेंट के वक्त, सब्सटैंटिव प्रोसीजर के वक्त, इस तरह से। अब जब इसमें आगे जाएंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर की क्या रीज़न है, ये क्या वो है, इसकी नेचर क्या है। एनालिटिकल प्रोसीजर रेशियो के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और चीज़ों की आपस में क्रॉस लिंकिंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर वर्ड बाय वर्ड कहें तो वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ देते हैं। अदरवाइज इसमें डिस्कशन ये है कि अगर रेशियो है तो रेशियो आप निकालेंगे, और अगर आपकी रेशियो अनड्यूली बहुत ज़्यादा डिफरेंस में जा रही है तो आप फ्लक्चुएशन पे बहस करेंगे। अगर ये कुछ और चीज़ें हैं, अगर ये कुछ रिलेटेड फिगर्स हैं और उन फिगर्स का आपस में ताल्लुक देख रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपको सही नतीजे पे लेके जाए। फिर किताब बिला वजह रेशो के ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर देती है कि रेशो निकालने के तरीके हैं कि आप इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर कर लें, आप पिछले सालों के रिजल्ट से कंपेयर कर लें। तो जो ये वाली डिस्कशन है आपने इसको बस सरसरी सा देखना है। फिर आप थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे तो आपके पास एक डिस्कशन आएगी विच इज़ व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ये वाली हेडिंग के नीचे जो लिखा है ये असल स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर किताब ने अपने तबसरे इस्तेमाल किए हैं। ओरिजिनल स्टैंडर्ड ने आपको ये वाले बेंचमार्क दिए हैं, अगर लाइट आ जाती तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन जो लाइन स्टार्ट हो रही है व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिटर को क्या करना होगा। सबसे पहले ऑडिटर इसके अंदर सूटेबिलिटी देखेगा। आप अगर पहली लाइन देखें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में चलना शुरू हो गया। 1-3 कर दें तो कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। डिटरमाइन करें सूटेबिलिटी। याद है हमने कहा था पहले देखें कि क्या यहाँ एनालिटिकल बनता भी है या नहीं बनता। तो ये जो इस शीट पे आ रहा है दिस इज ओरिजिनल स्टैंडर्ड। ये बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, हमारी किताब ने जबरदस्ती इसमें रेशियोज की बातें कर करके और फिर आपकी पता नहीं अकाउंटिंग की किताब से थोड़ी सी बातें उठा के कॉपी पेस्ट करके कि रेशियो किस तरह की होती हैं, रेशियोज के क्या फायदे हैं वो बता दिया है। बट जो प्रॉपर स्टैंडर्ड में 2 काम की बातें हैं वो ये हैं, या वो 3 जगह जहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहले आपने सूटेबिलिटी देखनी है सब्सटैंटिव प्रोसीजर की कि यहाँ लग भी रहा है या नहीं लग रहा। एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा अप्रोप्रिएट तब होंगे जब रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल हो, जहां आप उन मल्टीप्लिकेशन का फायदा उठा सकते हैं। डेवलप करें एक एक्सपेक्टेशन रिकॉर्डेड अमाउंट या रेशियोज की। आप एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करें कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए, बननी चाहिए। एक्सपेक्टेशन है जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है। फिर देखें कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज है, क्या आप डाटा को एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सकते थे, इंफॉर्मेशन कितने छोटे टुकड़ों में टूट टूट के आपके पास मौजूद थी, आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी अवेलेबल थी। फिर देखिए आपका डाटा कितना रिलायबल था, सोर्स कैसी थी, आपके पास कंपेरेबिलिटी कैसी थी, आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिली थी, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल्स कैसे थे। तो अगर आपकी कैलकुलेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज है, अगर सूटेबल भी है और अगर डाटा भी रिलायबल है, तो अब आपने जो किया है
वो अच्छी कैलकुलेशन है। अब देखिए कि कितना डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड अमाउंट की जो रिकॉर्डेड अमाउंट है, आप उसको कितने डिफरेंस को बर्दाश्त करेंगे, और कितने से ज्यादा होगा तो परेशान होकर तहकीक करना शुरू कर देंगे, आप अंदाजा लगाना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई ये कितना है और वो कितना है। बात समझ आई? देन किताब जो है वो जनरल बातें करना शुरू कर देती है। हम तो एनालिटिकल प्रोसीजर से पता नहीं क्या क्या वेरीफाई कर सकते हैं। मैं तो रेगुलर क्लास में होमवर्क भी दिया था जो फिर अगले दिन बच्चों ने बताया नहीं, वो दरख्तों का, कि वो केपीके में जो है वो 1 अरब दरख्त हमने निकालने की जो प्रोबेबिलिटी को वो कर रहे थे जी, पूछा ही नहीं। आप लोगों ने तो अच्छी खासी कैलकुलेशन की थी। 1-2 बच्चों ने मुझे ईमेल पे भी बताया कि हाँ सर वो हमने देखा था, उसमें थोड़ी सी चैट जीपीटी ने भी हेल्प कर दी थी, थोड़ा सा हमने भी अपने तौर पे कैलकुलेशन की। तो आप ये देखें कि हमने क्या किया, हमने एक क्लेम को, कि अगर एक क्लेम ये है कि हाँ भाई केपीके में 1 अरब दरख्त लगे हैं, तो हमने उस क्लेम को मैथमेटिकली वेरीफाई करने की कोशिश की। तो एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसी चीज़ है जिसमें आप लॉजिकली वेरीफाई करते हैं। आप कहते हैं यार ये मत बताओ कागज़ पे क्या लिखा है, लॉजिकली सोचो क्या हो सकता है, इतनी चीज़ है, इतने से मल्टीप्लाई होकर इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो आप बेसिकली चीज़ों को उस तरह से देख रहे होते हैं। तो अगेन हमारा आपके साथ एक क्लास तो होनी है, तो वो क्लास जब होगी तो मैंने 2 आपको होमवर्क्स दिए हुए थे, एक वो आईफेक और इसका आपस का ताल्लुक IESB का, और एक ये वाला। तो पहले वो वाला होमवर्क चेक होगा, फिर हम पढ़ेंगे जब हमारा वो रेगुलर क्लास होगी। ऑडिटर नॉर्मली ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर को सप्लीमेंट्री ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज करता है। ये अकेले नहीं है, लेकिन ये बाकियों को कोरॉबरेट बहुत अच्छा करता है। ये मुनासिब नहीं है कि ऑडिट कंक्लूजन को सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर बनाएं, लेकिन सम टाइम जब आपको कुछ और कहीं से नहीं मिल रहा होता और बड़ा एक्यूरेटली प्रेडिक्टेबल होता है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर अकेले भी अच्छा खासा एविडेंस दे रहे होते हैं। अगर ऑडिटर को अनएक्सेप्टेबल फ्लक्चुएशन या डिफरेंसेस नजर आए तो उसको उनके पीछे जाना चाहिए, उनसे वेरीफाई करना चाहिए, मैनेजमेंट से क्यूरी करनी चाहिए, और उनकी जो जवाब हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। रीजनेबल नहीं है तो उनसे झगड़ा करना चाहिए। ये कहने के बाद किताब को अचानक से याद आया कि इन बच्चों को अकाउंटिंग याद करा देनी चाहिए, तो कुछ कॉमन रेशोज किताब ने बतानी शुरू कर दी, जो मैं मानता हूँ कि मेरे ख्याल में अब ये क्रैश इस नोयत की चीज़ है कि वहाँ अगर ये रेशोज़ में मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों देखो, डेटर टू सेल्स रेशो ये होती है, प्रॉफिट टू सेल रेशो ये होती है, करंट रेशो इसे कहते हैं, क्विक रेशो इसे कहते हैं, तो ये थोड़ा सा नामुनासिब होगा। ये आपकी तौहीन है कि क्रैश कोर्स नामी चीज़ में इतने मैच्योर, संजीदा, सुलझे हुए, मुदब्बर और अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को एक ऑडिट का टीचर जो है वो अकाउंटिंग की रेशोज के बारे में बताए, कितनी हल्की बात कर रहे होंगे हम। तो आप लोगों की डिग्निटी को मलहूज़े खातिर रखते हुए हम यहाँ पे लेक्चर को तमाम करते हैं। अब आप वहाँ पे जब जाएंगे तो चैप्टर 5 के ऊपर प्रैक्टिस होगी, और फिर एनालिटिकल प्रोसीजर पे सर आपको बता देंगे। लाइट्स ऑन कर देते हैं, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बस याद रहे कि अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो वो 2 दिन आप जो है ना बस हिम्मत करके आते रहें।